हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए टेस्ट नंबर 3 करेंगे आज। ठीक है, दृष्टि का ये टेस्ट नंबर 3 होगा। 2 टेस्ट इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया प्ले लिस्ट की लिंक, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। आइए टेस्ट नंबर 3 में देखें क्या है। बोर्जहूम एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है जो कहाँ पे है? तो आसान सा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में ये स्थल है। और कभी कभी काल के बारे में भी पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखें कि ये न्यूलिथिक टाइम का है, नवपाषाण काल का ये स्थल है बोर्जहूम। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, राजवंश और संस्थापक से मिलाइए। इन सब प्रश्नों को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़े हैं। अभी ध्येय टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं उसमें भी पूछा गया था, जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज ने भी पूछा था। राष्ट्रकूट को यहाँ पे दंती दुर्ग से मिलाइए, पाल को आप गोपाल से मिलाइए, चोल के संस्थापक विजयालय, और चौहान ये वासुदेव, चौहान वंश, चौहान राजवंश के संस्थापक वासुदेव। ये ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वृहद ऋण मेले का आयोजन किया? वृहद लोन मेला। इस प्रश्न में 2-3 चीज़ें याद रखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेले का आयोजन किया और सभी जिलों में किया गया। आयोजन सभी जिलों में किया गया, 75 जिलों में किया गया। जब 2022 और 23 का बजट यहाँ पर पेश किया गया था, तो इस बजट में इस स्कीम के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ था। और ये स्कीम किसकी थी? लोन की थी, कर्ज की थी। कितना कर्ज दिया जाएगा, कितना लोन दिया जाएगा? 2.95 लाख करोड़। 2.95 लाख करोड़, ये इतना लोन वितरित किया जाना है। तो इसी लाइन में, इसी क्रम में वृहद लोन मेला के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए वितरण किए गए। ये आपको ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट डेटा फिगर, ये फिगर आपको याद रखना है। और इतना लोन किसको दिया गया? आर्टिसंस को और एंटरप्रेन्योर को। आर्टिसन यानी कारीगर, और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ठीक है, ये इतने फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार 75 जिले, 2.95 लाख करोड़ इस बजट के तहत, और इस क्रम में इस मेला में 16,000 करोड़ वितरण। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चौथा प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका फिगर जो है वो बदलता रहता है, क्योंकि हर 3 महीने में इसको अपडेट किया जाता है, इस सूचकांक को। हेनले पासपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 87। इस सूचकांक में पहला स्थान भी पूछा जाता है, तो पहला स्थान सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो किसका है? जापान का। इसके साथ साथ सिंगापुर का। यहाँ पे कंबाइंडली मिला है, अकेला जापान नहीं है। सिंगापुर, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया, इन तीनों का संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है। ठीक है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित डच स्थापित कारखाने, डचों द्वारा जो स्थापित कारखाने थे, इन पर विचार करना है। ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिठाना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे 1605 लिखिए, पिमलीपट्टनम ये 1641, कारिकल इसके जस्ट बाद 1645, और चिंसुरा में 1653। तो पहले तो 2 आ जाएगा। प्रश्न तो आसान था, ऑप्शन से इजीली हो जा रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 2 पहले लिखा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 6th में क्या है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताइए। पहली बात लिखिए, बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। ठीक बात है, 1820 में ये राजस्व बंदोबस्त किया गया, रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया, और इस तरीके से किया गया कि गांव के लोगों ने गांव ही छोड़ दिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में राजस्व ही वसूला जाता था। दूसरी बात लिखिए, 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। ये मैनचेस्टर में स्थापना की गई थी, मैनचेस्टर में। देखिए, इस समय ब्रिटेन में जो कॉटन की सप्लाई होती थी वो यूएसए से हुआ करती थी। ठीक है, यानी पूरी डिपेंडेंसी जो थी इंग्लैंड की वो यूएसए पर थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अहमदाबाद में ये कपास आपूर्ति संघ यानी कॉटन सप्लाई एसोसिएशन अहमदाबाद में नहीं, ये मैनचेस्टर में स्थापना की गई थी। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, केवल एक हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तिथि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान शुभारंभ किया गया? पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, संचारी रोग नियंत्रण से संबंधित है, कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल से संबंधित है। और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में, जुलाई 2022 में, और पूरे मंथ इसका आयोजन किया गया था 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई से 31 जुलाई। और ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं ये कौन कौन सी हैं? इनमें खास तौर से इंसेफेलाइटिस है, इंसेफेलाइटिस, डेंगू हुआ, डेंगू के अलावा मलेरिया हुआ, फाइलेरिया और चिकनगुनिया। इन्हीं सब डिसीजेस के कंट्रोल के लिए दस्तक कैंपेन को लॉन्च किया गया। ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे परिमाण, परिमाण किससे संबंधित है?
यहाँ पे परिमाण का फुल फॉर्म देखिए, पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, यानी ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पे मैपिंग लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, बहुत सारे मैप्स होंगे इस पोर्टल पे, सैटेलाइट इमेजेस होंगी, अलग अलग समय का अलग अलग आपको डेटा प्रोवाइड हो जाएगा, बहुत सारी सर्विसेज इसमें मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जाने का जो रास्ता है उसका भी नक्शा मिल जाएगा, यानी रूट मैप, ये सब सर्विसेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नवा प्रश्न है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है। देखिए, बौद्ध धर्म में हम लोग 3 पिटक पढ़ते हैं, उन 3 पिटक में एक विनय पिटक पढ़ते हैं, दूसरा अभिधम पिटक पढ़ते हैं और तीसरा पिटक पढ़ते हैं सुत्त पिटक, है ना, यही पढ़ते हैं। जिसमें विनय पिटक में हम लोग पढ़ते हैं संघ या मठ से संबंधित जो नियम वगैरह होते थे वो विनय पिटक में है, और सुत्त पिटक में कंपाइलेशन मिलता है शिक्षण का, ठीक है, शिक्षा का, और अभिधम पिटक में कंपाइलेशन मिलता है फिलोसफिकल मैटर्स जो हुआ करते थे, दार्शनिक विषय जो हुआ करते थे, ये अभिधम पिटक में थे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्या, नहीं, कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं। अभी दंतिदुर्ग को देखा था, राष्ट्रकूट हो जाएगा। देवपाल जो शासक थे ये किस साम्राज्य से थे, पाल से। भोज शासक ये प्रतिहार से मिला दीजिए, और पृथ्वीराज तृतीय जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते थे, ये चौहान हो जाएंगे। 2, 3, 1, 4, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, लौहरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लौहरा देव हम लोग पढ़ते हैं चावल के, जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लौहरा देव से, और ये कहाँ पे है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है, बी ऑप्शन। 12वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में एंट्री करता है और कब तक रहता है, 1351 में मृत्यु हो जाती है। 1325 में गद्दी पर बैठता है, फिर 1 साल बाद 1326 में इसने दुआब में कराधान लगाया, टैक्स लगाया। फिर 1 साल बाद 1327 में कैपिटल चेंज की, दिल्ली से देवगिरी, क्वेश्चन पूछा जाता है। टोकन करेंसी का तो अक्सर क्वेश्चन मिल जाता है पीसीएस में। टोकन करेंसी को लॉन्च किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 में, ठीक है, 1329 में, और कराची अभियान ये 1330 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 3, 1, 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, ये एक तरह से 4 क्वेश्चन है। कराची अभियान किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक लगाना है। टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किसने किया था, एमबीटी लगाना है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ये किसका काम था, मोहम्मद बिन तुगलक। 13 देखिए, 13 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन। यूपी के क्वेश्चन तो हम लोगों को खास तौर से ध्यान रखना ही है, और एक खास इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक दिवस हम लोग पढ़ते हैं, पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी था, प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस। यहाँ पे आपको एक दिवस याद रखना है, डे याद रखना है, इंटरनेशनल प्लास्टिक कैरी बैग फ्री डे। ये कब ऑब्जर्व करते हैं, 3 जुलाई को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, पूछा भी था पिछली बार। कैरी बैग का मतलब है ये पॉलीथीन वगैरह। इसी दिवस के उपलक्ष्य पर ये उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट कीजिए, 14 में पूछा है डिजिटल लोक अदालत के बारे में बताइए। यहाँ पे डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी। उस समय नालसा के जो अध्यक्ष थे वो डी.वाई. चंद्रचूड़ नहीं थे, यू ललित थे। पहली बात तो गलत हो गई। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत यूपी में शुरू की गई, ये भी गलत है, उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं की गई, ये राजस्थान में शुरू की गई है, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर शुरू की गई है, राजस्थान याद रखना है। यहाँ पे दोनों बातें गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यहाँ पे मैच कराइए। सेंट थोम का युद्ध, सेंट थोम एक जगह का नाम है कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक का फर्स्ट वॉर पड़े ना, फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1740 से 1748, 8 साल ये युद्ध चला, कर्नाटक फर्स्ट वॉर। फर्स्ट कर्नाटक वॉर को ही सेंट थोम का युद्ध बोला जाता। और जब भी हम लोग फर्स्ट कर्नाटक वॉर पढ़ते हैं, एक ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ट्रीटी कौन है, उस ट्रीटी का नाम है एक्सला चौपल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसी संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति की गई थी। ये संधि कब की गई होगी, युद्ध का जो लास्ट ईयर रहता है, लास्ट में ही होता है,
तभी तो युद्ध खत्म हुआ। तो ये 1748 याद रखा करें, संधियों पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात सही है, 1748 सही हो गया। अब दूसरे कर्नाटक वॉर पे आ जाइए। पहला 48 में ख़त्म कर दिया आपने, इसको 49 से शुरू कर दीजिए और 1754 तक चला दीजिए। इसी कर्नाटक वॉर में एक युद्ध हुआ था, अंबूर का युद्ध, 1749 में शुरुआत होती ही। ये सही मैच है यहाँ पर। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, 1758 से 1763 तक चलता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, खेल ख़त्म हो जाता है किसका, फ्रांस का, है ना। फ्रांस बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और जिस युद्ध में हारते हैं उस युद्ध का नाम रहता है वांडीवास का युद्ध। ये तमिलनाडु की एक जगह है, तमिलनाडु की जगह। लेकिन ये वांडीवास का युद्ध 1763 में नहीं हुआ था, 1760 में हुआ था। ये गलत मैच है, 1760 में हुआ था। और ये जो बिदारा का युद्ध लिखा, बिदारा का युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, यहाँ पर डच लोगों को अंग्रेजों ने हराया था, डच लोगों को हराया था। ये 1757 लिखा है, गलत है। ठीक, वांडीवास का युद्ध, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे हो गई है, ध्यान रखना भाई, सॉरी। सेंट थॉम का युद्ध 1748 में नहीं, ये 1740 में हुआ था। ठीक है, 1740 में, तो पहला भी गलत है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, एक ही ऑप्शन सही है, अंबूर का युद्ध 1749 भी ऑप्शन सही है, सही सम्मिलित पूछा था। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश की तरफ, बैटल ऑफ सेंट थॉम, ये 1700, यहाँ पे मैं 40 लिख दे रहा हूँ, ये सही है, 1749 करेक्ट मैच है। 1763 ये गलत है, ये 1760 में हुआ वांडीवास। और बैटल ऑफ बेदारा ये 1759। ठीक, चलिए 16 देखिए, सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, यही समय था ना इसका। तो जो सहायक संधि वर्किंग फोर्स थी वो 1798 से 1805 तक रही। तो ये बात सही है, पहली बात सही लिखी है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, ये बात सही है। यहाँ पे दूसरी बात है, हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ, ये ठीक है, 1798, जिस साल लॉन्च हुई थी उसी साल इसने संधि कर ली थी, ये बात ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। 17 है, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना। विजेता का नाम है नीर नेहवाल, ये नोएडा के हैं। ठीक है, नोएडा के। और ये अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट आगरा में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगरा भी याद रखना है। 18 देखिए, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्र नहीं पूछा है, किस जगह से संबंधित है। डॉक्टर इनामुल हक जाने जाते थे टेराकोटा कला के लिए, और इनको इसी काम के लिए पद्मश्री भी दिया गया था 2020 में भारत सरकार के द्वारा, बांग्लादेश के हैं। चलिए 19 देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में बताइए। जैन धर्म में हम लोग 24 तीर्थंकर पढ़ते हैं, है ना, 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर, द ग्रेट टीचर, जिसने हर प्रकार की नॉलेज को, हर प्रकार के ज्ञान को अटेन कर लिया है, उस व्यक्ति को बोला जाता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है तीर्थंकर। अब यहाँ पे पहली बात पढ़िए, पहली बात में लिखी है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व, एवरी एलिमेंट, मटेरियल और स्पिरिचुअल फैक्टर का संयोजन है। ठीक है, ये बात सही है, जैन धर्म में ये बेसिक मान्यता है कि हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, मटेरियल और स्पिरिचुअल फैक्टर के कॉम्बिनेशन से गवर्न होता है, जिसमें से ये जो मटेरियल फैक्टर है, भौतिक फैक्टर है, ये नाशवान है, यानी ये खत्म हो जाते हैं, पेरिसेबल है, जबकि आध्यात्मिक फैक्टर जो है ये ग्रो होते रहते हैं। ठीक है, ये ग्रो होते रहते हैं। पहली बात ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात लिखी है, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी बात सही है, प्रथम ऋषभ देव थे और अंतिम महावीर। पहली बात सही है, दूसरी बात भी सही है, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। चलिए 20 देखिए, 20 में है, मध्यकालीन भारत में नाद गवंदा शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है। नाद गवंदा एक पोस्ट का नाम था, कौन सी पोस्ट, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी। और ये किसके शासनकाल में हुआ करता था ये पद, राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ करता था, राष्ट्रकूट। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 21 में पूछा है, आहार बनास संस्कृति का संबंध किससे है। आहार कल्चर अलग है, आहार कल्चर अलग है, और इसी कल्चर को, आहार कल्चर को बनास कल्चर भी बोला जाता है। आहार नाम की एक नदी है जो राजस्थान में फ्लो करती है, और ये माना जाता है आहार बनास संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पोररी थी, समकालीन थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 22 देखिए, सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें।
दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद फिर सैयद डायनेस्टी और लास्ट में लोधी डायनेस्टी। यही पढ़ते हैं 5, जिसमें से सबसे छोटा कार्यकाल था खिलजी डायनेस्टी का और सबसे बड़ा कार्यकाल यानी सबसे ज्यादा समय तक जिन्होंने शासन किया वो तुगलक डायनेस्टी थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सैयद डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, ये बातें कुछ बेसिक थी। अब यहाँ पे देखिए, खिजिर खान का समय था 1414 से 1421। इनके बाद आए थे मुबारक शाह 1421 से 1434। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एंट्री होती है मोहम्मद शाह की 1434 से 1443 और लास्ट में है आलम शाह 1443 से 51। तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 और फिर 2। 34 12 कोड हो गया। 23 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे चांस से आने के। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022। यहाँ पे यूपी की स्थिति को अच्छे से गौर करना है। ये वैसे पुरानी चीजें हैं, इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। 5 कैटेगरी में इस रैंकिंग को बनाया जाता है और वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं ये कैटेगरी जानना जरूरी है। पहली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मर, दूसरी कैटेगरी है टॉप परफॉर्मर, तीसरी है लीडर कैटेगरी, चौथी है एस्पायरिंग लीडर और पांचवी कैटेगरी होती है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हर एक कैटेगरी में हर एक स्टेट का अलग अलग सीन है। जैसे पहली बात यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश को लीडर कैटेगरी में, लीडर श्रेणी में, ये जो आपने अभी तीसरी श्रेणी पढ़ी, लीडर श्रेणी में शामिल किया गया। ये ठीक है, ये बात ठीक है, ये अलग से याद रखना है, उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पे देख लेना है कि बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन कौन से हैं। यहाँ पे अलग क्वेश्चन बनेगा। बेस्ट परफॉर्मर जो स्टेट है, पहला आपको गुजरात याद रखना है। गुजरात, ये सब करंट वीडियो में वैसे कवर किया गया है। और दूसरा स्टेट है कर्नाटक। ये पहली कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है। टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं, ये आपको केरल याद रखना है और दूसरा महाराष्ट्र याद रखना है। बहुत सारे फैक्ट हैं इस क्वेश्चन में। लीडर कैटेगरी में आपने अभी देखा उत्तर प्रदेश, तो पहला फैक्ट अगर कुछ भी याद ना रहे तो ये बात तो आपको याद रखनी है। और दूसरी बात इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम सबसे बेस्ट कहाँ पे है। पहले यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा है बिहार, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस रहेंगे और पूछा जाएगा इस रैंकिंग के तहत इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम सबसे बेहतर कहाँ पे है। एक ऑप्शन आपको बिहार मिलेगा, जो लगेगा नहीं लेकिन करेक्ट आंसर बिहार रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस इकोसिस्टम रैंकिंग को बनाया जाता है डिप द्वारा, DIPP। DIPP मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हिंदी में बोलते हैं इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं होती है, ये नीति आयोग के द्वारा रैंकिंग नहीं बनाई जाती। दूसरी बात यहाँ पे गलत लिखी है, तो केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 देखिए, 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अगेन इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं पहले सारी बातें जो हैं, बाद में देख लेंगे कौन नहीं है। इस प्रश्न से ये बात जरूर पूछी जाएगी, सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है। ये अलग से भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं है, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश याद रखें। तो दूसरी बात गलत हो गई। पहली बात में लिखा है आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन में सूर्या ने अपनी फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये बात भी सही है। मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता, ये बात करेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया था जो गलत है वो बताना है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, मध्य प्रदेश याद रखना। चलिए 25 देखिए, यहाँ पे बताइए मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे। और इन सक्सेसर स्टेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी थी उत्तराधिकारी स्टेट्स, दूसरी कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स और तीसरी कैटेगरी थी न्यू स्टेट्स। उत्तराधिकारी स्टेट्स में जैसे अवध हुआ था, बंगाल हुआ था, हैदराबाद हुआ था। मतलब ये स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने मुगल शासक की जो सोवरेनिटी थी उसको चैलेंज नहीं किया था। हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि ये स्टेट्स अपने आप को ऑटोनोमस मानने लगे थे, स्वायत्त मानने लगे थे। दूसरी कैटेगरी में थे इंडिपेंडेंट राज्य यानी स्वतंत्र राज्य, जिसमें मैसूर और राजपूत थे। ठीक है, मैसूर और राजपूत। और तीसरी कैटेगरी थी न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स में क्या बना था, मराठे, सिख, है ना, जाट, ये 3 कैटेगरी हुआ करती थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। उत्तराधिकारी राज्य पूछा है, अवध देखा आपने, हैदराबाद देखा, बंगाल देखा, मैसूर नहीं था। मैसूर तो ये
इंडिपेंडेंट स्टेट था। ठीक है, ये स्वतंत्र राज्य था। तो चौथे को निकाल दीजिए, बाकी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना कीजिए, इवनिंग में कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू।